हेलो फ्रेंड्स, बागड़ुआ एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त बागड़ुआ सर लेक्चरर। यहां हम रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड से संबंधित साइंस का एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल इक्वेशन। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कंटिन्यूज विजिट कर रहे हैं तो लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर में कुछ भी नहीं जाता, चैनल को क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये आज हम सेशन अपना शुरू कर रहे हैं। केमिकल बॉन्ड को शुरू करने से पहले हम फ्रेंड्स देखेंगे सिंबल क्या होते हैं। सिंबल को फ्रेंड्स हिंदी में बोलते हैं प्रतीक। तो सिंबल के बारे में सबसे पहले जो जानकारी फ्रेंड दी गई थी वो डाल्टन के द्वारा दी गई थी। डाल्टन ने सबसे पहले प्रतीक के बारे में जानकारी दी थी। फ्रेंड्स, डाल्टन ने क्या किया था वो देखते हैं। डाल्टन ने कुछ स्ट्रक्चर बना दी फ्रेंड्स। जैसे हम देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर डाल्टन के द्वारा बनाई गई, अलग अलग, जैसे ये रिंग बनाए हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे आपको। अलग अलग रिंग बनाए डाल्टन महोदय ने। अब क्या किया उन्होंने कि इन रिंगों के अंदर, यहां मान लो उन्होंने डॉट लिखा, ये जो रिंग है उसको खाली छोड़ दिया। इस रिंग को इस तरह से काटा, इस रिंग को ऐसे सेट किया, इसमें उन्होंने सी लिखा और इसमें उन्होंने आई लिखा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां उन्होंने ये अंदर डॉट लिखा हुआ है उसको उन्होंने हाइड्रोजन नाम दिया फ्रेंड्स। क्या नाम दिया? हाइड्रोजन। की इस तरह का जो सिंबल है वो हाइड्रोजन है। जहां उन्होंने खाली छोड़ दिया फ्रेंड्स, इसको उन्होंने ऑक्सीजन नाम दिया। क्या नाम दिया फ्रेंड्स? ऑक्सीजन। और जहां आप देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन है, इसको उन्होंने फास्फोरस नाम दिया। और ये जो है इसको उन्होंने सल्फर नाम दिया फ्रेंड्स। और सी वाले को उन्होंने कॉपर नाम दिया और आई वाले को उन्होंने आयरन नाम दिया फ्रेंड्स। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर बनाई और प्रतीक का प्रयोग किया सबसे पहले। लेकिन अब तो जो वर्गीकरण है वो अलग हो चुका है। इस तरह के सिंबल याद रखने के लिए हमारे लिए जरूरत नहीं है। अब यहां से दो क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो डाल्टन ने सबसे पहले जो सिंबल बताए थे, पारा का और स्वर्ण का सिंबल किस प्रतीक के द्वारा व्यक्त किया था। तो हम देखेंगे डाल्टन के द्वारा पारा और स्वर्ण के प्रतीक क्या बताए गए थे। तो फ्रेंड्स, इसको देखते हैं हम। यहां दो रिंग मैंने फिर से बनाई, ये दो रिंगे हैं। डाल्टन ने क्या किया, इन रिंगों के अंदर यहां इसकी परिधि के पास डॉट डॉट लिखे। यहां क्या लिखे फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे होंगे, यहां डॉट डॉट लिख दिए। और एक जगह उन्होंने क्या किया, ऐसे बनाया, इस तरह से यूं बना दिया फ्रेंड्स इन्होंने। तो जहां पर डॉट डॉट लिखे थे इसको बोलते थे पारा, और जहां पर इस तरह का प्रतीक दिया गया है इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्वर्ण, सोना। तो ये सिंबल दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं हम बर्जीलियस महोदय की तरफ। नेक्स्ट जो है बर्जीलियस के बारे में देखेंगे। बर्जीलियस ने क्या किया था, आधुनिक तत्वों का वर्गीकरण किया था। और बर्जीलियस ने बताया था कि कोई भी तत्व है जो एक अथवा दो अक्षर से प्रयुक्त होगा। जैसे मान लो फ्रेंड्स, हम सोडियम लिखते हैं दो अक्षर, हाइड्रोजन लिखते हैं एक अक्षर, हीलियम दो सिंबल, लिथियम दो सिंबल, Mg दो सिंबल, Cl दो सिंबल। तो ये जो दो सिंबल वाला कॉन्सेप्ट या एक सिंबल वाला कॉन्सेप्ट जो हम आधुनिक और सारणी में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा बताया गया था? बर्जीलियस के द्वारा। इसके साथ ही
तत्वों के नामकरण की एक पद्धति इंटरनेशनल जो पद्धति थी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अब फ्रेंड्स हमारी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम 100 से ऊपर का नामकरण करते हैं तो उनके लिए हमारे पास, जैसे ही आगे हम नामकरण करेंगे 100 से ऊपर, तो एक उनके साथ हमें जोड़ना होता है अन और नील। ये शब्द सभी के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, जिसको UN बोलते हैं। UN हमें ऐड करना पड़ेगा अन और नील। जैसे 101 का नामकरण करेंगे तो फ्रेंड्स 101 को क्या लिखते हैं हम, UNU लिखते हैं। इसका मतलब अन नील अनियम लिखते हैं इसको। 102 का नामकरण क्या होता है फ्रेंड्स, UNB, इसका मतलब अन नील बायम। और 103 को क्या लिखते हैं, UNT, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अन नील ट्राइम। और इसको लिखते हैं UNQ, इसका मतलब क्या है, अन नील क्वाडियम, अन नील क्वाडियम। तो इस तरह से हम इसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, नामकरण करते हैं। 101, 103 क्योंकि ये NCERT बुकों के अंदर लिखे हुए हैं, रीड में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास, अब हम बात करते हैं आयन। आयन क्या होते हैं फ्रेंड्स, आयन्स की अगर बात करें तो परमाणु अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का या तो क्या करता है फ्रेंड्स, त्याग करता है, या फिर उनको क्या करता है, ग्रहण करता है। अगर ग्रहण करेगा तो भी आयन बनेंगे और त्याग करेगा तो भी क्या बनेंगे फ्रेंड्स, आयन बनेंगे। अब सपोज किसी ने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, त्याग किया है, तो उसके पास जो आयन बनेगा वो किस तरह का बनेगा फ्रेंड्स, धनायन बनेगा। और अगर फ्रेंड्स उसने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, ग्रहण किया है, तो उसके पास जो आयन बनेगा किस प्रकार का बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, ऋणायन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिया, सोडियम। सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो इसको कैसे भरते हैं, 281, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसके पास ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है फ्रेंड्स, फ्री, ये दूसरे को दे सकता है, इसका मतलब त्याग सकता है ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आयन जो बनेगा N+ बनेगा। ऐसे ही मान लो Mg की बात करें, 12 नंबर पे आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे 282, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्रेंड्स, 2 है, ये कितने त्याग देगा, 2, तो इसका आयन क्या बनेगा, Mg+2 बनेगा फ्रेंड। इसी तरह से देखिए हम Cl नेगेटिव, Cl जो है ये 17 नंबर पे आता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 287, इसका मतलब इसके पास लास्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, जरूरत होती है, और ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से क्या कर लेता है फ्रेंड्स, ग्रहण कर लेता है, तो इसके पास क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनने वाला है। क्या बनेगा फ्रेंड्स, Cl नेगेटिव बनेगा। अब जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन में पहले 2 भर दिए, उसके बाद 6। अब ऑक्सीजन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, 2, 8, 18, 32, इस फॉर्म में भरे जाते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड्स, और आगे कितने हैं, 6। तो अब ये क्या करेगा, इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा, न कि 6 त्यागने की, क्योंकि नियम होता है कि 4 से ज्यादा कोई त्याग भी नहीं सकता, तो ये 2 ग्रहण ही करेगा। 2 ग्रहण करेगा तो इसका आयन कैसा बनेगा फ्रेंड्स, O नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने एक टॉपिक मेंशन है, मूलक। अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि मूलक क्या होते हैं। तो मूलक के बारे में जानते हैं कि आयनिक पदार्थ, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि मूलक कौन बनाएंगे, जो आयनिक पदार्थ होंगे। आयनिक पदार्थ अम्ल या क्षार जल में विलय होकर आयनों में अपघटित हो जाते हैं, जो अभिक्रिया में एक इकाई की तरह भाग लेते हैं, इन्हें मूलक कहते हैं। क्या मतलब फ्रेंड्स, कि आयनिक पदार्थ जो होते हैं, आयनिक पदार्थ का मतलब है जो प्लस वाले या नेगेटिव वाले जो आयन बनाते हैं, या फिर क्षार की बात करें या फ्रेंड्स अम्ल की बात करें, तो ये जैसे जल में विलय होते हैं और जल में विलय होकर आयनों में अपघटित हो जाते हैं,
जो अभिक्रिया में एक इकाई की तरह प्रयुक्त करते हैं। इनको जब जल में अपघटित हो जाते हैं तो ये अभिक्रिया के रूप में एक इकाई के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूलक बोलते हैं। मूलक फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं। अगर हम मूलक के प्रकार देखें तो एक होता है सरल मूलक और एक होते हैं संयुक्त मूलक। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलते हैं वो सरल मूलक होते हैं, और जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त मूलक होते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम कैसा मूलक है, सरल मूलक, क्योंकि एक ही पदार्थ है, इसके अंदर एक ही परमाणु है। Mg कैसा मूलक है, Mg सरल मूलक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही परमाणु है। हम क्लोरीन की बात करें, कैसा मूलक है, सरल मूलक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही परमाणु है। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं अमोनिया की बात, NH4 की बात करूं तो ये कैसा मूलक है, संयुक्त मूलक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो परमाणु है। अगर फ्रेंड्स मैं NO3 की बात करूं, NO3 नेगेटिव की, तो कैसा मूलक है, संयुक्त मूलक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो परमाणु है। तो ये सरल मूलक और संयुक्त मूलक की बात की। आवेश के आधार पर दो प्रकार के मूलक होते हैं। आवेश के आधार पर दो प्रकार के मूलक होते हैं, एक क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। ये धातु धनायन, जो धनायन वाले होते हैं फ्रेंड्स, उनको क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक, और जो ऋणायन वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक किसको बोलेंगे, जो धनायन बनाएंगे, जो आयन धनायन बनाएंगे वो क्षारीय मूलक होंगे, और जो आयन ऋणायन बनाएंगे वो अम्लीय मूलक होंगे। जैसे फ्रेंड्स बात करें, मैंने लिखा Mg+2, तो आपसे पूछा जाए किस प्रकार का मूलक है, आप कहेंगे क्षारीय मूलक, क्योंकि ये धनायन बना रहा है। आपसे पूछा जाए NH4+ कैसा मूलक है, ये धनायन बना रहा है, तो क्षारीय मूलक है। आपसे पूछा जाए Br नेगेटिव किस प्रकार का मूलक है, ऋणायन बना रहा है, तो ये अम्लीय मूलक है। जो ऋणायन बनाते हैं वो अम्लीय मूलक होते हैं, जो धनायन बनाते हैं वो क्षारीय मूलक होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे एक सारणी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी, वो है एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक मूलक कौन कौन से हैं, या बहुसंयोजक मूलक कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स सोडियम की। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम किस प्रकार का मूलक होता है, Na+, और इस पे एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग गया, तो किस प्रकार का मूलक है, एक संयोजी मूलक। सबसे पहले हम एक संयोजी मूलक की बात कर रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा पोटेशियम, क्या लिखा फ्रेंड्स, पोटेशियम। पोटेशियम को क्या लिखते हैं, K+, तो किस प्रकार का मूलक है, एक संयोजी मूलक है। जैसे फ्रेंड्स मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर को क्या लिखते हैं, Ag+ लिखते हैं, तो किस प्रकार का मूलक है, एक संयोजी मूलक है। जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं क्यूप्रस की, क्यूप्रस, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कॉपर नहीं बोल रहा मैं, ना क्यूप्रिक बोल रहा, क्यूप्रस। क्यूप्रस का मतलब होता है C+, C+ है, तो किस प्रकार का मूलक है, एक संयोजी मूलक है फ्रेंड्स। तो ये सब जो मूलक होते हैं फ्रेंड्स किस प्रकार के होते हैं, एक संयोजी मूलक होते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं द्विसंयोजक मूलक कौन से होंगे। द्विसंयोजक मूलक, जैसे फ्रेंड्स मैं बात करूं बेरियम की, किसकी बात करूं, बेरियम, इसको हम लिखते हैं Ba+2। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसके लास्ट कोष में ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। जैसे फ्रेंड्स बात करें कैल्शियम की, कैसे, कैल्शियम, तो कैल्शियम कैसा है, Ca+2 है, Ca+2 है, तो इसको द्विसंयोजक मूलक बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम की बात करें Mg+2 लिखते हैं इसको, तो ये द्विसंयोजक है। जैसे जिंक की बात करें Zn+2 लिखते हैं, द्विसंयोजक है। तो इस तरह से हमने देखा एक संयोजक मूलक कौन से हैं और द्विसंयोजक मूलक फ्रेंड्स कौन से। अब हम देखते हैं त्रिसंयोजक मूलक कौन से होते हैं। त्रिसंयोजक मूलक का मतलब होता है जो तीन आयनों को क्या कर सकता है, त्याग सकता है, तीन इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण कर सकता है। जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो Al+3 लिखते हैं, तो ये त्रिसंयोजी मूलक है। जैसे क्रोमियम की बात करें C+3 लिखते हैं। जैसे फेरिक की बात करें फ्रेंड्स,
फेरस या आयरन की बात नहीं कर रहा, मैं फेरिक की बात कर रहा हूं। तो फेरिक को Fe+3 लिखते हैं। तो ये त्रिसंयोजी मूलक होते हैं। एक होते हैं फ्रेंड्स बहुसंयोजिक मूलक। कौन से? बहुसंयोजिक मूलक, जिसमें दो या दो से अधिक मूलक को त्याग दिया जाता है, तीन से भी ज्यादा मूलक जो त्याग सकता है। जैसे बात करें फ्रेंड्स स्टेनिक की बात करें तो इसको SN+4 लिखा जाता है। जैसे बात करें आर्सेनिक की फ्रेंड्स, आर्सेनिक की, तो इसको क्या लिखते हैं? AS5 लिखते हैं। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है वो 3 से ज्यादा है। तो ये कैसा है? बहुसंयोजक मूलक है। कौन से एक संयोजी होते हैं, कौन से द्विसंयोजी होते हैं, कौन से त्रिसंयोजी होते हैं, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीट जैसे एग्जाम में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, संयोजकता तथा अष्टक नियम। संयोजकता या अष्टक नियम की किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, या अष्टक नियम क्या होता है? फ्रेंड्स 1916 ईस्वी के अंदर, 1916 ईस्वी के अंदर कोसेल लुईस के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है, और प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि वो अपना अष्टक क्या करे? पूर्ण कर सके। अष्टक का मतलब अपने कक्षक के अंदर, अपने कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़े, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े, वो किसी भी हालात में अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। और जैसे ही उसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है तो वो जो तत्व होगा, वो परमाणु होगा, वो कैसी प्रकृति का हो जाएगा? उदासीन। ना फिर वो धनायन है ना फिर ऋणायन, किस प्रकृति का? उदासीन। जैसे फ्रेंड्स उदाहरण से देखते हैं, जैसे मैंने सोडियम की बात की, सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 8 1 आता है। तो अब ये क्या करता है? अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इस बार वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? त्याग देगा। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा फ्रेंड्स, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 2 8। इसका मतलब इसका अष्टक क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, जैसे फ्रेंड्स क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन क्या आता है? 17 नंबर पर आता है ये, तो 2 8 7 लिखते हैं। अब देखो तीसरे कष्टक कोष जो है, इसके अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इसके पास 2 8 8, इसका मतलब इसका अष्टक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कोई भी तत्व अष्टक कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ये जो बताए थे 1916 ईस्वी में लुईस के द्वारा बताया गया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स संयोजकता क्या होती है। संयोजकता, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है, जिसको क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, उसके आधार पर उसकी संयोजकता निकाली जाती है। जैसे फ्रेंड्स बात करें हम आयरन की बात करते हैं, लोहा की, Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो होता है फ्रेंड्स 26। तो इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है फ्रेंड्स, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या फिर ये 3 त्याग सकता है। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? Fe+2 या Fe+3। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी फ्रेंड्स? 2 या 3 होगी। जैसे फ्रेंड्स हम बात करते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस फ्रेंड्स देखते हैं तो ये आता है हमारा 15 पे। कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की क्षमता जो होती है 2 या 5 की फॉर्म में होती है। तो इसके पास इसको कैसे लिखते हैं? P+2 या P+5 के रूप में लिखेंगे। तो जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये ग्रहण करेगा, तो इसकी संयोजक क्षमता या इसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स? 2 या 5 होगी। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट की उसके इलेक्ट्रॉन कितने भर रहे हैं उसके आधार पर उसकी संयोजकता हमें निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो लोहा, लेड, फास्फोरस, कॉपर, इनकी संयोजकताएं। अणुसूत्र, एक छोटा सा टॉपिक आता है अणुसूत्र। तत्वों के प्रतीकों का एक संयोजन जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करता है उसको क्या बोलते हैं? अणुसूत्र बोलते हैं। जो एक अणु को प्रदर्शित करता है, चाहे वो तत्वों का एक प्रकार का संयोजन, जिस तरह से देखते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या एक अणुसूत्र के रूप में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स H2O जल, ये इसका क्या है? अणुसूत्र है। फ्रेंड्स KCl, ये क्या है? अणुसूत्र है। फ्रेंड्स अमोनिया, ये क्या है? अणुसूत्र है। फ्रेंड्स H2SO4, ये क्या है? इसका अणुसूत्र है। तो इस तरह से हम किसी भी तत्वों के प्रतीकों का एक संयोजन जिसको एक निश्चित रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं अणु के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? अणुसूत्र बोलते हैं। तो थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर बने रहे, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।